चलिए दोस्तों, अभी तक हमने देखा एग्रीमेंट के अंदर क्या चाहिए होती है हमें। अरे अब तो याद हो गया होगा बेशर्मो, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो वो क्या बन जाता है? अरे वाह, कॉन्ट्रैक्ट। इसमें पहली चीज जो आपने पढ़ी थी दैट वाज कंसिडरेशन। सेकेंड कि देयर पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो। उसको आपने पूरा देख लिया अच्छे से, होपफुली कोई डाउट नहीं है उसमें। अब तीसरी बात मैं करने जा रहा हूं, देयर मस्ट बी अ फ्री कंसेंट। क्या? देयर मस्ट बी अ फ्री कंसेंट। नाउ व्हाट इज दिस फ्री कंसेंट? कंसेंट क्या होता है? कंसेंट इज बेसिकली टू गिव द एसेंट, किसी चीज को एक्सेप्टेंस देना। यहां क्या लिखा हुआ है कि इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ एग्रीमेंट में कब आएगी? व्हेन देयर विल बी अ फ्री कंसेंट। अब ये है क्या फ्री कंसेंट? सपोज मैंने आपकी गाड़ी, आपके गन रख दिया आपके सर पे और बोला कि बेटा ये गाड़ी ना फटाफट मेरे नाम कर और 1 रुपए बदले में ले ले। मतलब सपोज ए है, ए ने बी को गन पॉइंट पे ले लिया, कनपट्टी पे चिपका दी बंदूक और क्या बोला कि सेल योर कार टू मी एट ₹1। अब भैया जब जान जा रही होती है तो बंदा 1 रुपए भी देख रहा है, क्या वो कहेगा ले भाई ले फटाफट ले। बी ने इसको सेल कर दी, ठीक है। तो यहां पर कार इज कंसिडरेशन फॉर A and ₹1 is consideration for B. कंसिडरेशन होनी चाहिए, नीड नॉट टू बी सफिशिएंट, पहले ही देख लिया। तो क्वेश्चन अराइजेस, कंसिडरेशन तो दोनों तरफ से है, ए के लिए भी और बी के लिए भी, तो वेदर इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? द आंसर इज नो, इट्स नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज यहां पर बी ने जो हामी भरी अपनी गाड़ी बेचने के लिए, वो तैयार हुआ, जो उसने अपनी कंसेंट दी, दैट वॉज नॉट फ्री। उसने अपनी इच्छा से नहीं दी। वो गन पॉइंट, वो जो जान का खतरा उसके ऊपर था ना, उसको ध्यान में रखते हुए दी। तो लॉ मेक्स इट वेरी क्लियर कि दैट वॉट एवर द कंसेंट हैज बीन गिवन बाय द प्रोमिसी, इट शुड बी फ्री। नाउ अब उसे फ्री कब बोला जाएगा, उसके लिए सारे लॉ, सारे प्रोविजंस हमारे पास है। बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि कंसेंट शुड बी फ्री। समझ में आई बात? शो आइए अब एक एक करके देखते हैं कि कब माना जाएगा फ्री कंसेंट है और कब फ्री कंसेंट नहीं है। देखिए, द वर्ड कंसेंट सिंपली मीन्स गेटिंग असेंट। गेटिंग असेंट, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर पार्टी. However, to make the contract valid, the assent should be free. That is, it should not be influenced by any third factor. Like in my example, the third factor was present and that was the gun point. However, to make the contract valid, the assent should be free, that it should not be influenced by any third factor. Consent may or may not be free. और अगर कंसेंट फ्री है, मतलब इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द थर्ड फैक्टर, ओनली देन इट इज द एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल एंड इट विल बिकम द कॉन्ट्रैक्ट. इफ द कंसेंट इज नॉट फ्री, there exists some third factor like gun point, that such agreement is not enforceable, it is not a valid contract. You're getting my point? According to section 13 of Indian Contract Act 1872, गलती से भी याद नहीं रखना सेक्शन का नाम, the parties to contract are said to be consented, are said to have consented when they agree upon the same thing in the same sense. section 13 क्या कहता है कि माना जाएगा द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर सेड टू हैव कंसेंटेड, मतलब कंसेंट दी गई है व्हेन दे एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. प्लीज अंडरलाइन सेम थिंग ऑन द सेम सेंस, जिसको हम बोलते हैं कंसेंसस एड इडम. ये पूछा जाता है. दे एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस.
कंसेंसस एट ईडम। अब लॉ ने ये बोल दिया कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि वो कंसेंट दी है उन्होंने when they agree on the same thing in the same sense, that is consensus ad idem। अब ये कब आएगा कि सेम थिंग इन द सेम सेंस है? तो आइए नीचे, सेक्शन 10 प्रोवाइड्स दैट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी। सो फ्री कंसेंट इज नेसेसरी फॉर द वैलिडिटी ऑफ ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। कंसेंट इज फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। पांचों वर्ड्स बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से एक एक चीज। अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने जो अभी तक सुना, उसमें सिर्फ इतनी सी बात समझ में आई कि दैट एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल इन द लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। Enforceability, consideration, competency to contract, there must be a free consent. Consent is said to be free when there is no existence of any third factor. अब ये थर्ड फैक्टर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब है? कंसेंटेड तब माना जाएगा when they agree on the same thing in the same sense, consensus ad idem. But they agree on the same thing in the same sense, there is a free consent. ये क्या पता लगेगा? तो लॉ ने कहा अगर ये 5 चीजें की वजह से कंसेंट नहीं हुई, ये जो 5 चीजें हैं इनकी वजह से अगर कंसेंट नहीं हुई तो माना जाएगा कंसेंट फ्री है। If any of the following 5 factor is present in the consent, then it is not a free consent. Consent is free when it is not caused by, not caused by मतलब ये सब चीजें नहीं है। क्या क्या नहीं है? कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। अब ये क्या है सर? सारा समझा भी दो। कोर्शन, कोर्शन अगर मैं अभी सिंपल वर्ड्स में बोलूं, किसी को डराना धमकाना। जैसे ए ने बी को रख दिया गन पॉइंट पे, बोला कि अपनी गाड़ी मेरे को दे 1 रुपए में, तो ए ने बी से कंसेंट तो ले ली, बट वो ली कोर्शन से, डरा के, धमका के। अगर मैं कोर्शन वर्ड को बड़ा इंग्लिश में बोलूं, लिटरली आई एम नॉट राइट नाउ, आई एम नॉट लॉ स्पेसिफिक, सिर्फ कोर्शन को मैं बोलूं डरा धमका कर, अगर आपने किसी से कंसेंट ली है। लॉ क्या कहता है भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कोर्शन का। अनड्यू इन्फ्लुएंस, इमोशनल अत्याचार करके लिए। जैसे बेटे ने पिताजी से इमोशनल अत्याचार करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। कंसेंट इज नॉट फ्री। कोई स्पिरिचुअल एडवाइजर है, उनके फॉलोअर्स है, स्पिरिचुअल एडवाइजर ने अपने फॉलोअर की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, इमोशनल अत्याचार है, वो भी कंसेंट फ्री नहीं है। लॉ ने कहा है ये कि कंसेंट फ्री तभी है व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, धोखाधड़ी, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट एंड मिस्टेक। अब ये पांचों चीजें एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं, बस एक बात यहां तक दिमाग में बैठा लो। क्या? कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग 5 फैक्टर एंड द फर्स्ट इज कोर्शन। चलिए कोर्शन के ऊपर बात करते हैं। कोर्शन क्या है? डेफिनेशन को पूरा मैंने जानबूझ के स्प्लिट करके लिखा है ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, याद तो करनी पड़ेगी। कोर्शन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। बस अभी रुक जाओ। कमिटिंग, कमिटिंग मीन्स आपने कुछ कर दिया, और थ्रेटनिंग टू कमिट, थ्रेटनिंग टू कमिट मतलब आप किसी चीज को करने के लिए धमका रहे हो। लाइक अपना घर मुझे 1 रुपए में बेच दो, नहीं तो मैं तुम्हें किडनैप कर लूंगा। थ्रेटनिंग टू कमिट, धमका रहा हूं। मैंने आपको किडनैप कर लिया, और आपको किडनैप कर लिया और किडनैप करके आपको बोल रहा हूं कि अगर चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो अपना घर मेरे पास 1 रुपए में ट्रांसफर करो, तो इट इज कमिटिंग। वहां मैंने कमिट कर दिया। कोर्शन इज कमिटिंग, या तो कर दिया या थ्रेटनिंग टू कमिट, मतलब मैं धमका रहा हूं कि मैं ऐसा कर दूंगा। आगे क्या लिखा हुआ है? बड़े आराम से एक एक चीज को अंडरलाइन करते रहो। जितना जितना मैं लॉ में पढ़ा करूं उतना उतना आपको भी पढ़ना है। क्या पढ़ा मैंने? कोर्शन इज क्या?
सिर्फ अंडरलाइन करो कमिटिंग, पहली चीज कमिटिंग मतलब कोई चीज हमने कर दी, सिर्फ कमिटिंग अंडरलाइन किया नंबर 1। और थ्रेटनिंग टू कमिट या धमका रहा हूं कि ऐसा कर दूंगा। एनी एक्ट, कोई भी काम ऐसा, एनी एक्ट, एनी वर्क विच इज फोरबिडन बाय आईपीसी। क्या है इंडियन पिनल कोड? इंडियन पिनल कोड के अंदर बेसिकली सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, ऐसे ऑफेंसेस जिन्हें क्राइम की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इंडियन पिनल कोड जिसको भी क्राइम मानता है, इंडियन पिनल कोड आईपीसी, आपने सुना भी होगा पहले, जो फांसी की सजा होती है या जो भी सजा होती है बेसिकली क्राइम से रिलेटेड, वो सारी आईपीसी के अंदर होती है। तो कोई भी ऐसा काम जो आईपीसी करने से रोकता है, फोरबिडन का मतलब क्या है? टू स्टॉप, लिख लो। फोरबिडन का मतलब टू स्टॉप, बाय आईपीसी मतलब कोई चीज जो आईपीसी करने से रोकता है। भाई इंडियन पिनल कोड क्यों बनाया गया? ताकि लोग डरें। कोई अननेसेसरी ड्राइविंग कर रहा है, उड़ा के चला गया रोड पे किसी को, उसको सजा होगी। कौन से एक्ट में होगी? आईपीसी में, हाँ या ना? किसी ने किसी का किडनैप किया, सजा होगी कहां होगी? आईपीसी में। तो आईपीसी में कुछ भी जो मना किया गया है करने से, एनी एक्ट फोरबिडन बाय आईपीसी, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा एक्ट करता है या करने की धमकी देता है तो वो कोर्शन है। लाइक ए ने बी को किडनैप किया। अब ए ने बी को किडनैप किया और किडनैप करके उसको बोला अपनी प्रॉपर्टी ₹1 में मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दे। तो यहां पर ए ने एक ऐसा एक्ट किया जो कि फोरबिडन बाय आईपीसी है, जो इंडियन पिनल कोड करने से रोकता है कि नहीं, किडनैप नहीं करना, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज ए क्राइम एंड यू विल बी पनिश्ड। तो आराम से, मैं चाहूं बहुत जल्दी बढ़ सकता हूं आगे, और मुझे पता है आप शायद थोड़ा सा मेरे से इरिटेट भी हो जाए। ये लास्ट चैप्टर है जिसमें मैं इतना स्लो जा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद आपको लॉ की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद हमारा लॉ देखना कि स्पीड से चलेगा। आराम से, एकदम रिलैक्स, कोई जल्दी नहीं है हमको। इफ यू आर इन टू हरी, स्टॉप वॉचिंग दिस लेक्चर राइट नाउ, because you need to be very patient while watching this lecture. Coercion is point number 1 जो आपने अंडरलाइन किया, क्या? कमिटिंग मतलब कुछ कर दिया। थ्रेटनिंग टू कमिट पॉइंट नंबर 2 कि कुछ धमका रहा हूं करने के लिए। एनी एक्ट पॉइंट नंबर 3, फोरबिडन बाय आईपीसी पॉइंट नंबर 4 मतलब कुछ करना या करने की धमकी देना जो कि इंडियन पिनल कोड करने से मना करता है। और unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person। अब यहां तक तो समझ में आ गया आपको, पिनल कोड तक, यहां तक तो आपको मेरी बातें सारी समझ में आ गई। अब ये क्या लिखा हुआ है? और मतलब या तो ये हो या ये हो, यही मतलब होता है। अब ध्यान से देखो, और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, कि कुछ डिटेन कर लिया, डिटेन कर लेना, जब्त कर लेना, लिख लो उसके ऊपर। डिटेनिंग मीन्स जब्त। अनलॉफुल, कोई चीज जब्त करके रख ली। और थ्रेटनिंग टू डिटेन, या धमका रहा हूं कि ये चीज मैं जब्त कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, उस पर मैंने जाके कब्जा कर लिया, आपका है, ओनरशिप आपकी है, इट्स अनलॉफुल डिटेनिंग अगर मैं उस पर कब्जा कर रहा हूं, आपका है तो। या मैं आपको धमकी दे रहा हूं कि बेटा मान जा, 10 लाख रुपए दे दे, नहीं तो मैं उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लूंगा। तो दैट इज थ्रेटनिंग टू डिटेन। थ्रेटनिंग इज धमकाना, और पहला क्या है? अनलॉफुल डिटेनिंग, कर लिया, और थ्रेटनिंग टू डिटेन, धमका रहा हूं कि ऐसा कर दूंगा। एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, किस लिए? नुकसान पहुंचाने के लिए। टू द प्रिजुडिस, प्रिजुडिस मीन्स नुकसान पहुंचाना। टू द प्रिजुडिस ऑफ एनी पर्सन, ताकि सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकूं। मेरी इंटेंशन ये है, विद द इंटेंशन, और मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग अनदर पर्सन टू एंटर इनटू एग्रीमेंट। अगर आप इसमें देखें, सारी बातें मिक्स करें तो आपको समझ में आएगा। देखो जरा,
कोर्शियन। कोर्शियन, अगर हम सारी चीजें एक एक करके लेके आए, सबसे पहला क्या था? कमिटिंग या थ्रेटनिंग टू कमिट, yes or no, any act forbidden by IPC। इन दोनों में से कोई चीज कमिट कर दिया, या थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फोरबिडन बाय लॉ, या डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन। डिटेनिंग इज अनलॉफुल, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। और मकसद क्या है उसका? सामने वाले को नुकसान पहुंचाना, प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन। और इन सब का मकसद क्या है? कि सामने वाले को किसी तरीके से बस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करवा दूं। ये क्या है? कोर्शियन है। याद कर लो, हो गई डेफिनेशन याद। कोर्शियन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट any act forbidden by Indian Penal Code or unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of person with the intention to get the assent of another party is coercion। देख लो, अब सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, एक करके देखिए। X says to Y, I shall kill your son। क्या कर रहा है बताओ? कमिट है, थ्रेटनिंग टू कमिट है? थ्रेटनिंग टू कमिट है, वेरी गुड। और shall not return the document of title relating to your wife property, जो तेरी वाइफ की प्रॉपर्टी के कागजात हैं वो वापस नहीं करूंगा, वापस नहीं करूंगा। अनलॉफुल डिटेनिंग, unless you will agree to sell your house to me rupees 5000। कोर्शियन है। Y to X, all right, I shall sell my house to you for rupees 5000। do not kill my son or do not detain my wife's document of title। मर्ताना क्या करता? उसने हाँ कर दी। X has employed coercion, a contract committed by coercion is, अब नया वर्ड आ गया, voidable, not valid, voidable, voidable। अभी तक void आ रहा था, अब क्या आ गया? void आ रहा था, अब तो क्या आ गया? voidable। voidable क्या होता है? ध्यान से समझो। वैसे तो voidable की भी बड़ी डिटेल डेफिनेशन है। अब देखो, voidable वर्ड हम कब यूज करते हैं ये आपको मैं बता दूं। वॉइडेबल, इसकी डेफिनेशन है वैसे एक, बट मैं अभी आपको बता दूं। यहां पर देखो, ए है, ए ने गन पॉइंट पे लिया किसको? बी को, और अपने नाम पे कार ट्रांसफर करवा ली, ठीक है। बी की कंसेंट यहां पर फ्री नहीं है, कंसेंट by B is not free, ठीक है, हाँ या ना? शो। बट एक बात बताओ, अगर B इस चीज को खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है और A पे केस नहीं करता, A ने खुद ही इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, सॉरी B ने, एंड वो ए को केस नहीं करता, तो अब मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, बी ने ए पे केस किया, लॉ उसी समय कहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो कार ट्रांसफर हुई है ये इमीडिएटली बी को वापस की जाए, यस और नो। बट अगर बी ने केस ही नहीं किया तो देन कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। वॉइडेबल की डेफिनेशन देखो क्या है, डेफिनेशन देखना। An agreement which is enforceable at the option of one or more parties but not at the option of
other or others is known as voidable. An agreement which is enforceable at the option of one or more party. B चाहे तो केस कर सकता है A पर, B चाहे तो केस कर सकता है A पर. B कैन एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी. B ऐसा कर सकता है, बट क्या A ऐसा कर सकता है? बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर. यहां पर A कौन है? अदर. यह B कौन है इसमें? वन. जो इस डेफिनेशन में अगर आप देखते हो, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज. मतलब सपोज B और C होते हैं, यहां पर इकट्ठे दोस्त होते हैं. आप और मोर पार्टीज मत पढ़ो. विच इज इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर. अभी तक आपने जितने भी एग्रीमेंट करे, वहां पर A कोर्ट में जा सकता था, B भी कोर्ट में जा सकता था, लेकिन यहां पे सिर्फ B कोर्ट में जा सकता है. क्या A कोर्ट में जा सकता है? A जाके बोलेगा मैंने गन पॉइंट पे गाड़ी ली है? कभी नहीं. B के ऑप्शन पे ही ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल है. सामने वाली के जो पार्टी है जिसने कोर्शन अप्लाई किया है, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर. अदर मतलब पार्टी who used coercion. इन्फोर्सेबल है बट एट द ऑप्शन ऑफ वन. वन मतलब जिस पे कोर्शन अप्लाई किया गया है, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर. याद रखना वॉइडेबल की डेफिनेशन हमेशा. अगर वॉइडेबल लिख दिया गया तो इसका मतलब है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. डेफिनेशन अपने डीएनए में घुसा लो. तो कोर्शियन के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सारे वॉइडेबल है. मतलब अब बी के ऊपर है, वो चाहे तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इन्फोर्स करे या कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इन्फोर्स ना करे. उसको लगता है नहीं यार ठीक है जो हुआ सो हुआ, ठीक है मत जा भाई कोर्ट ऑफ लॉ में. उसको लगता है नहीं जाना चाहिए, अपनी गाड़ी वापस लेनी चाहिए, तो लॉ तो उसके साथ खड़ा हुआ है. बट राइट तो आपको खुद ही जाकर अपना यूज करना पड़ेगा. समझ में बात? इसलिए क्या लिखा है? वॉइडेबल. देखो एंड नॉट वैलिड. दैट मीन्स इट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द पार्टी कोर्स्ड, दैट इज वाई, बट नॉट बाय द पार्टी यूजिंग कोर्शन. जो कोर्शन यूज कर रहा है वो नहीं, किसके ऑप्शन पे? जिस पे कोर्शन अप्लाई किया गया है. समझ में आएगा? श्योर. स्पेशल पॉइंट है यहाँ पर कुछ, वो हमें देखने हैं. ठीक है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट वेयर कोर्शन इज एम्प्लॉयड आईपीसी इज एप्लीकेबल. सपोज मैं अपने दोस्त के साथ ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गया, इंडिया के लॉ वहां लगते नहीं, उन्होंने गन पॉइंट पे मेरे से पेपर साइन करवा लिए मेरी प्रॉपर्टी के. कुछ नहीं होता. लॉ इस चीज के लिए नहीं कहता कि कोर्शन वहीं होना चाहिए जहां आईपीसी लगता है. ठीक है, मैं ऑस्ट्रेलिया टूर पे गया हुआ था, अपने दोस्त के साथ घूम रहा था, गन पॉइंट पे उसने पेपर साइन करवा लिए. द मोमेंट आई विल एंटर इनटू इंडिया, मैं उस पर केस कर सकता हूं और अपनी प्रॉपर्टी के पेपर वापस ले सकता हूं. फॉर द एप्लीकेशन ऑफ कोर्शन मे बी एम्प्लॉयड बाय द आउटसाइडर टू आउटसाइडर. ये इतनी जरूरी नहीं है. मेन इतना आपको स्पेशल पॉइंट फर्स्ट याद रखिए. मेन चीज ये है कि कोर्शन इंड्यूस होना चाहिए. ये केस लॉ आप पढ़ सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया. ठीक है, लगभग आपका वही है जो अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया टूर वाला आपको बताया. अच्छा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मैं जो बताने जा रहा हूं. थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड इज अ कोर्शन. धमकाना, मैं 1 लाख रुपए दे ना सुसाइड कर लूंगा, ये जो कायरो वाली बात होती है ये भी कोर्शन है. आईपीसी में स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि सुसाइड इज अ क्राइम. By threat of suicide, a Hindu induced his son and wife to execute a lease deed in favor of brother in respect of certain property. बेटे को और अपनी बीवी को बोला कि प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम पे ट्रांसफर कर दो. ठीक है. It was held that the contract was entered by the coercion. It was held that the threat of suicide amounted to coercion and the release deed was voidable. Voidable का मतलब क्लियर है, पक्का. मर्जी है जिस पे कोर्शन अप्लाई किया गया वो उसे कोर्ट में इन्फोर्स करे या
ना करें। वेरी गुड, केस लॉ है ये, नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये आपको लाइन याद होनी चाहिए, थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड इज अ कोर्शन। ठीक है, अगर ये आ भी जाता है तो आप लिख सकते हैं इट वॉज हेल्ड इन अ डिसाइडेड केस लॉ। इसके बाद मैं थोड़ा सा ना आपके साथ डिस्कस करूंगा पेपर में लिखना कैसे है थोड़ा सा, अभी एक बार मिनिमम कंटेंट हमारा हो जाए। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोर्शन, कोर्शन के क्या कॉन्सिक्वेंस? द कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय कोर्शन इज वॉइडेबल। The party whose consent was so obtained under section 72, a person to whom money has been paid or anything delivered by coercion shall repay such money or retain or return such thing। मैंने आपको क्या बताया, अगर आप कोर्ट में चले गए, वॉइडेबल है, जाना चाहो तो जाओ, नहीं जाना मत जाओ, डरते हो मत जाओ, नहीं डरते कोर्ट में जाओ। कोर्ट में गए तो फिर जो भी आपसे अननेसेसरीली ऑब्टेन किया गया है वो सारा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, ये लॉ कहता है। देखिए, एट द पार्टी हुज कंसेंट वाज ऑब्टेन अंडर सेक्शन 72, अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय कोर्शन, कोर्शन के बहकावे में आकर डर के मारे आपने किसी को कुछ दे दिया या कुछ भी डिलीवर कर दिया, शेल रीपे, वो आपको वापस करेगा सच मनी और रिटर्न सच थिंग। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई। बिट ऑफ लेंथी लेक्चर, क्योंकि एक वॉइडेबल नया वर्ड आ गया, थोड़ा भावनाओं में मैं भी बह गया, लेकिन दिस इज वन ऑफ द गुड लेक्चर। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में होपफुली पूरा क्लियर है। डेफिनेशन सुना ना, अब बता दो, चलो बता दो। क्वेश्चन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फोरबिडन बाय आईपीसी और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी प्रेजुडिस टू द पर्सन with the intention to getting the assent। वेरी गुड, समझ में आया शो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्री कंसेंट हमने स्टार्ट किया था, हमने देखा था कि देयर शुड बी एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉस में फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट होता है अपनी असेंट देना। असेंट फ्री कब मानी जाएगी? व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। कोर्शन हम डिस्कस कर चुके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं undue influence। what is this undue influence? अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूं, सबसे पहले जो 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, where the relations between the parties are such that one of the party is in a position to dominate the will of another and uses that position to obtain an unfair advantage of the other। let us take an example। ध्यान से समझना। ए जो है गुरुजी हैं, स्पिरिचुअल एडवाइजर, स्पिरिचुअल एडवाइजर हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और बी उनके शिष्य हैं, फॉलोअर हैं। यस, अब ए गुरुजी हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बी उन पे बहुत विश्वास करते हैं, फॉलोअर हैं उनके। अब यहां पर दोनों पार्टीज के बीच में एक रिलेशन है, और वो रिलेशनशिप है रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन ए एंड बी। यस और नो? गुरुजी स्पिरिचुअल एडवाइजर, उनकी बातें सुनते हैं, फॉलोअर है। अब ए ने एक दिन बी को बोला कि ट्रांसफर योर प्रॉपर्टी टू मी। किसको बोला? ए ने बी को। बी भी अंधभक्ति में थे, ट्रांसफर कर दी। किसको? ए को। ए ने बोला सब मोहमाया है, तो बी ने बोला लो सारी मोहमाया त्याग दी, और सारी मोहमाया किसको दे दी? ए को दे दी। बी को जब होश आवास आया, बाद में लगा कि गलत है, तो क्या बी कैन रिकवर द प्रॉपर्टी फ्रॉम ए, from the Guruji? The answer is yes. Why so? Because here the contract has been entered with not the free consent of B। Law कहता है कि ये undue influence है, where the relation between the parties are such that
लॉ में क्या लिखा है, पढ़ो जरा। वेयर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टी इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। एक पार्टी इस पोजीशन में है कि दूसरे वाले की इच्छा को वो डोमिनेट कर सकती है। डोमिनेट कर सकती है मतलब अपने फायदे के लिए यूज कर सकती है। वेयर द रिलेशन बिटवीन, लॉ की डेफिनेशन यही है ना, वेयर द रिलेशन बिटवीन टू पार्टीज are such that one party can dominate the will of other party। इस तरह का रिलेशनशिप है। और ये रिलेशनशिप कौन सा होता है, ये होता है रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, फिड्यूशरी रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशन तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर इंक्लूड हो गया, ब्लड रिलेशन में तो रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट होता ही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये रिलेशन का मतलब सिर्फ ब्लड रिलेशन नहीं है, इट्स अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, लिखा हुआ है नोट्स में, अभी पढ़ेंगे। इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, फिड्यूशरी रिलेशनशिप विच बाय डिफॉल्ट इंक्लूड्स अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, ब्लड रिलेशन सॉरी, where the relation between two parties are such that one party can dominate the will of other party and uses that position to dominate the will, और उसको, उस पोजीशन को फिर यूज करे अपने फायदे के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को बोला गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। डॉक्टर है, पेशेंट का इलाज कर रहा, ऑपरेशन कर रहा है, बीच में ऑपरेशन छोड़ दिया, आधा पेट काट दिया और छोड़ दिया, बोला बोल ऑपरेशन तब पूरा करूंगा जब पेपर पे साइन करेगा, बोलो। देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। जब आप डॉक्टर पे ऑपरेशन करवाने जाते हो तो एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है, आप अपनी बॉडी उसको दे रहे हो कि वो आपको ठीक कर देगा। सोचो वो आपकी बॉडी को काटता पीटता अंदर से ठीक करेगा सब कुछ। एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है, उसमें आधा ऑपरेशन किया और बोला बेटा पहले यहां साइन मार, गया। यस और क्या करोगे, एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है। आपने अपने लॉयर को सारी बातें बता दी, सारे फट्टे बता दिए, कहां पर क्या है, कैसे है, कितना है। लॉयर आपको टॉर्चर कर रहा है, मेरे नाम पे इतना ट्रांसफर कर, क्या है। एक रिलेशनशिप था, एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट था, तभी तो आपने बताया था रिलेशन बिटवीन द पार्टी सच दैट वन पार्टी कैन डोमिनेट द विल ऑफ अनदर एंड यूजेस दैट पोजीशन टू डोमिनेट। सामने वाला उसको फिर यूज कर रहा है तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस। और अनड्यू इन्फ्लुएंस इज नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ ब्लड रिलेशन में होगा। अगर रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप आप प्रूफ कर सकते हैं, तो वो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। आप होपफुली, जैसे आप मेरे से पढ़ लें, अभी मैं आपको इंसिस्ट करूं कि बेटा एक काम करो, अपनी जो पॉकेट मनी इस मंथ की मिली है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, आपने कर दी। क्यों, एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है, सर कुछ अच्छा ही कह रहे होंगे, सर कह रहे हैं तो कर देते हैं, चलो। बाद में आपको होश आया, अरे ये क्या कर दिया, तो वेदर यू कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द सर, डेफिनेटली यू कैन, बिकॉज आई अप्लाइड द अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन यू इन दैट केस। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का आ रही है। आइए जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो। कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टी इज इन अ पोजीशन to dominate the will of other and uses that position to obtain an unfair advantage of the other, वो undue influence है। A person is deemed to be in a position to dominate the will of other when he holds authority, real or apparent. Real is blood, apparent is fiduciary, or when he stands in a fiduciary relationship with the other. Fiduciary is relationship of trust. For example, a father by reason of his authority over the son can dominate the will of son. A advance sum to his son B during minority. A obtains by misuse of parental influence or bond. पढ़ लेना वही है आपका. Again by reason of fiduciary relationship, a solicitor, the lawyer, can dominate the will of his client and trustee can dominate the will of beneficiary. कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है.
Similarly, a person whose mental capacity is affected by age, illness or distress may be dominated by undue influence. Emotional अत्याचार, समझ में आई बात. For instance, doctor is deemed to be in a position to dominate the will of the patient affected by illness. So, infidel by disease is induced by doctor's influence, agrees to pay unreasonable sum. Doctor has employed the undue influence. होपफुली क्लियर है. फीचर्स आप देखें अगर, वही सब कुछ जो मैंने आपको बताया था. सी पॉइंट पढ़िए, देखिए. समटाइम्स द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर सो रिलेटेड टू ईच अदर दैट वन ऑफ देम इज एबल टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर एंड टू ऑब्टेन द कंसेंट टू एन एग्रीमेंट. स्पिरिचुअल एडवाइजर. मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई, सब कुछ छोड़ो, गोली मारो. क्या लिखा है? अथॉरिटी कैन बी रियल और एपरेंट. रियल अथॉरिटी मीन्स लिख लो उसके ऊपर, फटाफट लिखो ब्लड रिलेशन. एपरेंट के ऊपर लिखो फिड्यूशरी. दैट्स इट. डेफिनेशन याद करो और बस ये याद करो. दैट्स इट. क्या है डेफिनेशन? When the relations between the parties are such that one party can influence, dominate in a position to dominate the will of other and uses that position to obtain an unfair advantage, and that relationship can be apparent or that can be real. Apparent is fiduciary, real is blood. Good. The dominating party has taken unfair over the weaker party. However, if the contract is made in the ordinary course of business, it cannot be seen to have induced by undue influence. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. केस स्टडी आ सकती है, मार्क कर लो. डी पॉइंट को इंपॉर्टेंट है काफी. मार्केट फिर समझाता हूं क्या है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. केस स्टडी कैन बी आस्क्ड ऑन दिस. ठीक है. फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? द डोमिनेटिंग पार्टी हैज टेकन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द वीकर पार्टी. कोई मेरे पास लोन लेने के आया कि 1 लाख रुपए चाहिए. मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1% पर मंथ, मैक्सिमम 1.5 या 2% पर मंथ. मुझे पता है उसे मैं 1 लाख रुपए से कोई देगा नहीं, इसे चाहिए अभी ऑन द स्पॉट. मैंने उसको बोला 10% महीने का ब्याज चार्ज करूंगा. मार्केट रेट इज 1%, 1.5, मैक्सिमम 2. बट मुझे पता है राइट नाउ उसे ऑन द स्पॉट रिक्वायरमेंट है. मैं उसे 10% भी बोलूंगा तो वो लेगा, और मैंने उसे 10% बोला और उसने ले लिया. तो यहां पर मैंने वीकर पार्टी का अनफेयर एडवांटेज लिया. लॉ कहता है ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस है. आप कहोगे सर इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. दैट इज समथिंग डिफरेंट. हियर यू आर प्लेइंग विद द कंडीशंस ऑफ वीकर पार्टी. सी, however, if the contract is made in the ordinary course of business, for example, मार्केट में पैसे की कमी है, कोई लोन देने वाला नहीं है, कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं बैठा, लोगों पे पैसे नहीं और मैं लोन दे रहा हूं. In that case, if I am charging 10%, it's very much valid because in market there is a scarcity of money. If I am charging higher interest for that, there is no problem. But law says if the money is freely available in the market and still you are just exploiting the another party by charging the higher rate of interest, and you are taking certain advantages, unnecessary advantages, वो गलत है. A has applied for loan to the banker. There is a shortage of money in the market for the money, so the banker refused to make the loan except at a higher rate of interest. The contract was made at higher rate of interest. It was held. The transaction was made in the ordinary course of business क्योंकि पैसे की मार्केट में कमी है, and there is no case of undue influence. The rate of interest being very high is the natural outcome of shortage of money. समझ में आया? पक्का. Consequence undue influence में रिस्टोर करो, मतलब जिसको undue influence के voidable है कॉन्ट्रैक्ट, एकदम जैसे क्वेश्चन में पढ़ा था सेम. voidable means, जी हाँ, the contract which is enforceable at the option of one or more parties but not at the option of other or others. When the consent or contract is so caused by undue influence, it is voidable at the option of the party whose consent was so obtained. Any such contract may be set aside either absolutely or if the party who was entitled to avoid it has received any benefit may return the benefit received. मतलब ये क्या है? एग्जाम्पल पढ़ो समझ में आ जाएगा. आ गया? पक्का? चलो मैं ही पढ़ देता हूँ. X money lender advances 1,50,000 to Y, an agriculturist, and by undue influences Y to exercise a bond of rupees 2 lakh. 1.5 लाख दिए, 2 लाख का बॉन्ड भरवा लिया with interest of 6% per month. The court may set aside the bond, या तो कोर्ट बोलेगा बॉन्ड सेट असाइड करो, and ordering Y to repay 1,50,000.
with such interest as the court may think fit. क्लियर है? यही तो लिखा था, मे बी सेट असाइड ईदर एब्सोल्युटली और if the party who was entitled to avoid it has received any benefit may return it. बेनिफिट क्या था? 2 लाख? नहीं भाई, 1.5 लाख ही वापस करने हैं आपको, और इंटरेस्ट भी कोर्ट डिसाइड कर रहे हैं. तो सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो वॉइडेबल. डिफरेंस पूछा जा सकता है एग्जाम में कोर्शन एंड इन्फ्लुएंस का. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप सारे पॉइंट पढ़ लीजिए, किसी भी पॉइंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे. तो कंसेंट शुड बी फ्री. It should be agreed in the same thing, in the same sense, consensus ad idem. It will be free if it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. And you have discussed up to this point the coercion and undue influence. What is coercion? Bolo nikammo. Committing or threatening to commit any act forbidden by law. Unlawful detaining or threatening to detain any property prejudice to the person. हाँ बस ठीक है. What is undue influence? When the relationship between the parties are such that one party is in a position to dominate the will of another and uses that position to obtain an unfair advantage. Good. बस ठीक है, इससे क्या याद रखना है. और both the contracts are voidable. Voidable क्या होता है? चलो ठीक है, याद है, मुझे पता है. Okay, bye bye. Next video of fraud. Hello friends, welcome back. अभी तक हमने undue influence और coercion को देख लिया. हमने देखा था कि कंसेंट जो है उसे हम फ्री कंसेंट कहेंगे इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, जिसमें हमने कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस समझ लिया. अब हम बात करने जा रहे हैं फ्रॉड के ऊपर कि फ्रॉड एग्जैक्टली होता क्या है. तो देखिए, सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगेन सेक्शन याद करने की आपको जरूरत नहीं है. सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफाई द 5 केसेस कि अगर ये 5 केसेस हैं तो आई विल से देयर एग्जिस्ट अ फ्रॉड. और बहुत ही इंटरेस्टिंग 5 केसेस, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको मज़ा फर्स्ट केस के अंदर ही आने वाला है. क्या? द सजेशन एज टू फैक्ट व्हाट इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू. अब इसे पढ़ना कैसे, आराम आराम से देखो. द सजेशन एज टू अ फैक्ट, सिर्फ इतना अंडरलाइन करो. द सजेशन एज टू अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, मतलब कोई ऐसी बात बताना जो कि सच नहीं है. बाय वन, इतना अंडरलाइन करो. हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, जो खुद उसे बिलीव नहीं करता कि वो ट्रू है. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए. मिस्टर ए है, वो अपनी गाड़ी बेच रहे हैं मिस्टर बी को. तो मिस्टर ए जब मिस्टर बी को अपनी गाड़ी बेच रहे हैं तो बी ने ए से पूछा, क्या इस गाड़ी का कभी एक्सीडेंट हुआ है? बी ने ए से पूछा, क्या इस गाड़ी का कभी एक्सीडेंट हुआ है? ए जो उस गाड़ी के मालिक है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि 3 साल पहले इस गाड़ी का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था. बट ए को लगता है कि अगर ये बात मैंने बी को बता दी तो शायद बी गाड़ी ना खरीदे. तो ए ने क्या किया, बी को बोला नहीं, कभी इस गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ. बी ने ए से क्या पूछा था, क्या इस गाड़ी का कभी एक्सीडेंट हुआ है? ए ने क्या बोला कि नहीं, इस गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, जबकि ए नो वेरी वेल कि इस गाड़ी का 3 साल पहले एक बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था. तो यहाँ पर अगर आप समझें, द सजेशन ऑफ ए फैक्ट, ए एक ऐसी बात बोल रहा है, द सजेशन ऑफ ए फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, जो कि गलत है. द सजेशन ऑफ ए फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, ए ने क्या बोला, इस गाड़ी का एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ था. द सजेशन ऑफ ए फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बाय वन, उस व्यक्ति के द्वारा हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, मतलब ए को खुद को पता है कि वो बात जो बोल रहा है वो झूठ है. आप आराम से लाइन को एग्जाम्पल से कोरिलेट करेंगे तभी आपको वो लॉ की लाइन क्लियर होगी. द सजेशन ऑफ ए फैक्ट मतलब कोई ऐसी बात बताना विच इज नॉट ट्रू, मतलब इन शॉर्ट झूठ बोलना. द सजेशन ऑफ ए फैक्ट विच इज नॉट ट्रू और बाय वन, और वही बोल रहा है हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू. आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए जरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एग्जाम्पल भी मैंने. For instance, A offered Mr. B to sell the old car of him and said it is not an accidental car. किसने बोला? A ने.
हाउएवर ए नोज दैट द कार इज एक्सीडेंटल, जबकि ए को बहुत अच्छे से पता है कि कार एक्सीडेंटल है। तो यहाँ पर क्या है, द सजेशन ऑफ ए फैक्ट, द सजेशन एज टू अ फैक्ट जो कि विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। अगर इस लाइन को आप 4 पार्ट्स में स्प्लिट करके पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। पहला पार्ट है द सजेशन एज टू अ फैक्ट, सेकेंड पार्ट है विच इज नॉट ट्रू, थर्ड पार्ट है बाय वन, और फोर्थ है हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। Here A is suggesting a fact which is not true and Mr. A also knows about it. तो ये है फ्रॉड। देखिए यहीं पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। मैंने क्या बोला, द सजेशन ऑफ ए फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। सपोज, ध्यान से सुनना मेरी बात, ए ने खुद गाड़ी खरीदी थी मिस्टर सी से, ए ने खुद सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी और ए जो है आगे अब बी को बेच रहा है, ठीक है। बी ने ए से पूछा क्या यार गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है कभी, तो ए ने कहा नहीं हुआ, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन सी ने दी थी ए को और ए को जो पता था ए ने आगे बता दिया। बट द फैक्ट इज दिस कि सी ने बहुत बुरी तरीके से कभी उस गाड़ी का एक्सीडेंट ऑलरेडी किया था। आपको मेरी कहानी समझ में आ रही है पूरी की पूरी मैं क्या बता रहा हूं? क्या सी ने अपनी कार किसको बेची, ए को। ए ने अपनी कार किसको वो कार किसको बेच रहा है, बी को, ठीक है। कार बी ने ए से पूछा कि कार का कभी एक्सीडेंट हुआ है, किसने पूछा, सी ने पूछा, किससे, बी से। तो ए ने क्या बोला, नो। क्यों बोला, क्योंकि सेम इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड बाय द सी टू ए, सी ने भी ए को यही बताया था, तो ए ने वही चीज आगे पास ऑन कर दी, जबकि सी ने इसका ऑलरेडी एक्सीडेंट एक बार कर दिया था। समझ में आई बात। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ए ने बी को क्या बताया, नो, जबकि ए को खुद को सच बात नहीं पता। ए को सच बात पता है नहीं, ए को तो जो पता था उसने एज इट इज पास ऑन कर दिया। सजेशन ऑफ ए फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बाय वन, क्या लिखा हुआ था यहां पे, बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, बट यहां पर हु बिलीव्स इट टू बी ट्रू है। आप समझ रहे, ए ने जो बी को बात बताई है, ए ने जो बात बी को बताई है कि कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ, ए को भी खुद वही इंफॉर्मेशन है। ए ने कोई यहां पर फ्रॉड नहीं किया। हाँ, ए ने यहां पर बी के साथ मिस रिप्रेजेंटेशन किया है। अगर आप थोड़ा सा आगे चलें, मैं आपको यहीं पर ये बात सिखाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा अगर आप चलें आगे, देखिए क्या लिखा हुआ है मिस रिप्रेजेंटेशन में, पर्सन सजेस्ट समथिंग विच इज नॉट ट्रू बट ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। यहां पर अगर ए को पता था कि कार एक्सीडेंटल है, ए को पता था कार एक्सीडेंटल है और उसके बावजूद वो बोलता है कि कार एक्सीडेंटल नहीं है, तो वो फ्रॉड है। बट ए को खुद को ये पता है कि कार एक्सीडेंटल नहीं है और वो आगे भी यही बात पास ऑन कर देता है, बट अल्टीमेट ट्रुथ इज कि कार एक्सीडेंटल थी, उसको भी इंफॉर्मेशन गलत दी गई थी। तो उस केस के अंदर इट्स नॉट अ फ्रॉड, इट्स अ मिस रिप्रेजेंटेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। यहां पर आप ये कह सकते हैं कि सी ने फ्रॉड किया विद ए, क्योंकि उसने ए को इंफॉर्मेशन गलत सप्लाई करी, बट ए ने जो है बी के साथ फ्रॉड नहीं किया, ए ने बी के साथ क्या किया, मिस रिप्रेजेंटेशन। बात समझ में आई? तो ये बात आपके दिमाग में एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। जानबूझ के दोनों बातें इकट्ठे डिस्कस कर रहा हूँ, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए। द सजेशन एज टू फैक्ट विच इज नॉट ट्रू by one who does not believe it to be true। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a person suggests something which is not true but he believes it to be true। For example, Mr. A and Mr. B that car, Mr. A said to Mr. B that car of Mr. A is not accidental car, but Mr. A also believes that car is not accidental, but actually car was accidental। Now Mr. A made the statement which is actually not true but he himself believes it to be true। ये मिस्टर सी कर लो यहां पर। आप समझ में आई बात, क्लियर है, श्योर, पक्का।
तो फ्रॉड जो है कहीं ना कहीं इंटेंशनल होता है, कैन आई से, जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंटेंशनल नहीं होती, दैट इज इनोसेंट इन नेचर। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन का। प्लीज़ ये बातें दोनों ध्यान रखिएगा। फ्रॉड के अंदर जब हम किसी को कोई बात कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हमें खुद पता होता है कि जो हम बात कम्युनिकेट कर रहे हैं वो झूठ है, जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता। उसके अंदर जब हम कोई बात कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हमें खुद को यही विश्वास होता है कि वो बात सच है, बट एक्चुअली वो गलत होती है, वो बात अलग है। तो दैट्स वाई मिस रिप्रेजेंटेशन इज इनोसेंट वेयर फ्रॉड इज इंटेंशनल, इट्स नॉट इनोसेंट। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट हमें फ्रॉड का क्लियर है, इसी के साथ साथ हमने मिस रिप्रेजेंटेशन का भी एक पॉइंट किया। उसके बाद क्या है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग द नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। मतलब क्या है इसका? एक्टिव कंसीलमेंट, कंसीलमेंट का मतलब होता है किसी चीज को छुपाना, टू हाइड। तो अगर आप कोई चीज को जानबूझकर छुपाते हैं जिसकी आपको एक डिटेल्ड नॉलेज है, द एक्टिव कंसीलमेंट, जानबूझ के आप छुपाते हैं, तो दैट विल टेंड अमाउंट टू फ्रॉड। वो क्या है? एक फ्रॉड है। अब यहां पर कुछ बातें समझने वाली हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये हमें यहां ये समझना पड़ेगा कि देखो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई डेफिशिएंसी है, तो हमें उसे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है जब तक सामने वाली पार्टी नहीं पूछती। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज ये मार्कर है, ठीक है, आप मेरे पास आए मार्कर लेना है, मैंने आपको मार्कर दिया, ठीक है, मुझे पता है ये क्या बोलते हैं, मार्कर में कुछ प्रॉब्लम है, 10 दिन से ज़्यादा इफेक्टिव काम नहीं करता, ये वो। आप आए, आपने बोला इस कंपनी का मार्कर देना, मैंने दे दिया, समझ में ही बात, कोई इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सपोज एक हमारे बीच में रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है, देयर एग्जिस्ट अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, देन यहां पर जरूरी हो जाता है कि अगर फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है बिटवीन द पार्टीज, तो अगर प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी डेफिशिएंसी है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो आगे से बताया जाए, अदरवाइज इट विल टेंड अमाउंट टू फ्रॉड। देखो, ये जो बात लिखी हुई ना, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ ए फैक्ट बाय वन हैविंग द बिलीफ ऑफ द फैक्ट, मतलब आप जानबूझ के कोई ऐसी बात छुपा रहे हो जो आपको पता है, बट ये हर चीज में, हर केस में अप्लाई नहीं होता। ये तब भी अप्लाई होता है जहां पार्टीज के बीच में आपस में फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। अगर फिड्यूशरी रिलेशनशिप नहीं है तो फिर हम उस चीज को एक्टिव कंसीलमेंट की कैटेगरी के अंदर नहीं रखते। सपोज मिस्टर ए आए, उन्होंने मेरी गाड़ी खरीदनी थी, उन्होंने पूरी अपनी जांच पड़ताल कर ली, जितना वो करना चाहते थे, पूरा सेल्फ सेटिस्फाई होने के बाद उन्होंने गाड़ी खरीदी। समझ में आई नो मेरी गाड़ी का इंजन जो है वो बहुत एकदम ख़राब हो चुका है, मुश्किल से 500 किलोमीटर के बाद वो गाड़ी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी सेल्फ सेटिस्फेक्शन करने के बाद गाड़ी परचेज करी। ठीक है, मैंने उनको ये बात नहीं बताई क्योंकि उन्होंने पूछी भी नहीं थी, तो यहाँ पर एक्टिव कंसीलमेंट नहीं है। बट एट दी अदर हैंड, सपोज मेरा एक दोस्त आता है, बहुत जिगरी यार है, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है, वो आता है मेरी गाड़ी खरीदने के लिए और मैं उसको ये बात नहीं बताता हूँ कि यार देख भाई गाड़ी खरीद रहा है, 500 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलेगी क्योंकि इसका इंजन जा चुका, तो वहाँ पर इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्टिव कंसीलमेंट। एक्टिव कंसीलमेंट के ऊपर लिख लो कि ये पॉइंट कब अप्लाई होता है, व्हेन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर इन फिड्यूशरी रिलेशनशिप, व्हेन दे आर इन फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ओनली दिस पॉइंट, देन ओनली दिस पॉइंट विल अप्लाई। सो फ्रॉड क्या है? पहला पॉइंट पढ़ा था, द सजेशन एज टू फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। उसके बाद द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ ए फैक्ट बाय वन हैविंग द नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। उसके बाद है a promise made without intention of performing it. Suppose मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि ठीक है, मैं आपको आज आपसे लोन ले रहा हूँ, ठीक है, 3 महीने बाद आपको 1 लाख रुपए वापस कर दूंगा या इसका इंटरेस्ट तो एटलीस्ट मैं दे दूंगा। तो जब आप प्रॉमिस कर रहे हो उसी समय अगर आपकी इंटेंशन है कि आपको उसे परफॉर्म नहीं करना, द प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन, प्रॉमिस करते हुए आपको पता है आप जानबूझ के ऐसा प्रॉमिस कर रहे हो कि आगे जाके गोली दे देंगे देसी भाषा में, तो वो भी एक फ्रॉड की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तीसरा पॉइंट, फोर्थ, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर कोर्ट अगर समझता है कि किसी भी चीज को फ्रॉड की कैटेगरी में रखना है तो कोर्ट उसे रख सकता है। और एनी अदर सच एक्ट और ओमिशन एज टू लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉड, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा कोई भी एक्ट अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज को फ्रॉड की कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे कंपनीज एक्ट में रखा जाता है या एलएलपी एक्ट के अंदर रखा जाता है या प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर, किसी भी चीज को अगर फ्रॉड की कैटेगरी में रखा जाता है उन रिस्पेक्टिव एक्ट्स में, तो यहां पर भी इसे फ्रॉड की कैटेगरी में रखा जाएगा।
तो दीज आर द 5 पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू फ्रॉड, जिसमें अगर मैं बात करूं तो पहले 2 पॉइंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो याद तो आपको सारे करने पड़ेंगे, फ्रॉड एग्जाम में पूछा जा सकता है, और आप देखें हम डेफिनेशंस कोई इतनी टेक्निकल नहीं है, धीरे धीरे हमें याद हो जाती हैं। अभी अनड्यू इन्फ्लुएंस क्वेश्चन भी जब स्टार्ट कर रहे थे मुश्किल लग रहा था, पर धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ गए। आप उसे बार बार रिवाइज करेंगे, कोई इसमें नॉट एनी इशू, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप में ये टॉपिक बन जाता है। तो फ्रॉड क्या है? द सजेशन एज टू फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, एक्टिव कंसीलमेंट कब आता है? व्हेन देयर पार्टीज आर इन फिड्यूशियल रिलेशनशिप। देयर आफ्टर कोई भी हमने प्रॉमिस किया और उसको प्रॉमिस करते हुए ही हमारी इंटेंशन थी कि उसे परफॉर्म नहीं करना, ठीक है, तो वो क्या है? एक फ्रॉड है। जैसे तुम लोग बोलते हो सर कल टेस्ट देने निकम्मो, और फिर टेस्ट देने नहीं आते, ठीक है, तो वो क्या है? प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट इज ऑल्सो अ फ्रॉड, ठीक है। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर। या लास्ट पॉइंट कि लॉ के किसी भी और एक्ट के अंदर किसी चीज को अगर फ्रॉड माना गया है, लाइक कंपनी एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, कोई भी एक्ट है, तो उसे यहाँ पर भी फ्रॉड मान लिया जाएगा। समझ में आ गया? श्योर। अब इसके बाद ये जब आपने फ्रॉड की डेफिनेशन पढ़ी, इसके बाद एसेंशियल्स टू फ्रॉड है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर कुछ नहीं है। मेन है मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। ये एक्टिव कंसीलमेंट की ही थोड़ी सी इलैबोरेशन है, आइए पढ़ते हैं। मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। फॉर एग्जाम्पल, ए सेल द हॉर्स विच ही नोज टू बी अनसाउंड। ए ने एक घोड़ा बेचा जो कि उसे पता है कि घोड़ा अनसाउंड माइंड का है, कभी भी उछल सकता है, बट वो चुप रहता है। ही डज नॉट कन्वे अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स। बी बॉट इट एंड बी फाउंड इट अनसाउंड। बी ने उससे अपनी जांच पड़ताल करी, ए ने कुछ बताया भी नहीं, बी ने कुछ पूछा भी नहीं, तो बी ने उसे खरीद लिया, बी को बाद में पता लगता है वो अनसाउंड है, तो यहाँ पर कोई फ्रॉड नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे पास गाड़ी खरीदने आया, मुझे पता है कि उसका इंजन इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, उन्होंने पूछा भी नहीं, मैंने बताया भी नहीं, इट्स नॉट अ फ्रॉड। बट हाँ, इफ़ देयर इज़ अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप देन मुझे बताना जरूरी था। हाउएवर, साइलेंस मे बिकम फ्रॉड इन द फॉलोइंग केसेस। कब? साइलेंस मीन्स यहाँ पे एक्टिव कंसीलमेंट। इट इज द ड्यूटी टू स्पीक एंड पर्सन रिमेन्स साइलेंट। ड्यूटी टू स्पीक अराइजेस व्हेन वन पार्टी possesses trust and confidence in other party. Trust and confidence in other party. Trust and confidence मतलब वही आ गया fiduciary relationship. अब for example, the father sells the horse to his daughter because of relationship of daughter trust in father. Now it is the duty of father to disclose the fault which he did not do. The daughter was deceived by the silence of father. This is a case of fraud. समझ में आया बात? क्योंकि यहाँ पर ड्यूटी टू स्पीक था। ड्यूटी टू स्पीक also arises when party completely depends upon another party. Again a relationship of trust, fiduciary relationship. For instance, the insurance company know nothing about the life and circumstances of the assured. जब इंश्योरेंस कंपनी आती है, वो आपसे पूछती है आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, आप बीमार पड़े थे, नहीं पड़े थे, कोई डिजीज़ तो नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगते हैं जिसको हम प्रोवाइड करते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन कई बार लोग क्या करते हैं, गलत प्रोवाइड कर देते हैं। सपोज उसमें लिखा होता है कि आपको पिछले 3 साल में कभी आप हॉस्पिटलाइज तो नहीं हुए, आपने भर दिया नो, मैं हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, बट माइट भी कोई हॉस्पिटलाइज हुआ हो, उसने तब भी नो भर दिया, क्योंकि अगर वो येस भरेगा तो हो सकता है प्रीमियम ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कंपनी उसे इंश्योरेंस पॉलिसी ना दे, तो ये सब चीज़ें गलत है। यहाँ पर क्या है, वो आप पे कम्प्लीटली रिलाई करते हैं, तो कम्प्लीटली रिलाई करते हैं तो आपको भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल टेंड अमाउंट टू फ्रॉड। द इंश्योरेंस कंपनी नो नथिंग अबाउट द life and circumstances of the assured. It ever has to depend on the disclosures made by the assured. It is therefore the duty of the assured to put the insurer in possession of all material facts affecting the risk covered. समझ में आई बात? Sure. तो एक्टिव कंसीलमेंट अगर रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है तो फ्रॉड मान लिया जाएगा। समझ में आया? वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिए। द सेलर सेल्स द आर्टिकल, द बायर आस्क इफ यू डू नॉट डिनाई आई शिल प्रिज्यूम द हॉर्स इज साउंड। ये थोड़ा सा इसे हॉर्स कर लो। ये बेसिकली क्या मैं आपको बताता हूँ, सेलर घोड़ा बेच रहा है, बायर ने बोला कि अगर आपने कुछ नहीं बोला तो मैं मानूंगा कि घोड़ा जो है वो साउंड माइंड का है, और सेलर चुप रहता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बायर ये ज्यूम करेगा कि सेलर ने कुछ नहीं बोला तो घोड़ा साउंड माइंड का ही है, तो यहाँ पर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच है। बात समझ में? एक्सेप्टेंस के केस में होता था कि मेयर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस,
बट यहाँ पर साइलेंस इक्वलेंट टू स्पीच है, क्योंकि केस स्टडी आप देखिए उस हिसाब से. द सेलर सेल्स द हॉर्स, द बायर आस्क्स इफ यू डू नॉट डिनाई आई शैल प्रिज्यूम द हॉर्स इज साउंड. द सेलर रिमेन साइलेंट. हियर हिज साइलेंट इज इक्वलेंट टू स्पीच विच इंडिकेट्स दैट हॉर्स इज साउंड. दिस इज फ्रॉड if horse bought turns out to be of unsound, क्योंकि बायर ने एक्सप्रेसली ये बात पूछी. समझ में आ गया शो. तो इसमें आपको एक तो सबसे पहले फ्रॉड की डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, और होपफुली मैं समझता हूँ हो भी गई. क्या द सजेशन एज टू फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, द प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, या एनी सच एक्ट और ओमिशन विच द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट. उसके बाद मेयर साइलेंस कब फ्रॉड माना जाएगा, कब नहीं, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है. तो ये था जो हमने अपना सारा का सारा डिस्कशन किया किसके ऊपर, फ्रॉड के ऊपर. अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, मिस रिप्रेजेंटेशन. उसकी भी मेन बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में उसे देखते हैं. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक. तो चलो स्टार्ट करें मिस रिप्रेजेंटेशन के साथ. देखिए, मिस रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको एक बात तो ऑलरेडी समझा दी थी, और वही है मिस रिप्रेजेंटेशन. उससे ज़्यादा है क्या. अ पर्सन सजेस्ट समथिंग विच इज़ नॉट ट्रू बट ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू. वही मिस रिप्रेजेंटेशन. एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं. मिस रिप्रेजेंटेशन मेड इज इनोसेंट. इनोसेंट है. द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन बट विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव. मिस रिप्रेजेंटेशन में हमारा मकसद सामने वाले को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव. जबकि फ्रॉड में हमारा इंटेंशन टू डिसीव होता है. द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय फ्रॉड आर विद इंटेंशन. ये बट की जगह आप आर कर लो. ठीक है. जो मिस रिप्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए जाते हैं उसकी इंटेंशन डिसीव करना नहीं होता, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट हम एंटर करते हैं बाय वे ऑफ फ्रॉड उसमें हमारा इंटेंशन सामने वाले को नुकसान पहुंचाना होता है. हाउएवर द पर्सन सो मिसलीड कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जांपल, ए मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट टू बी दैट सी विल बी मेड द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. ए ने बी को बोला कि सी को कंपनी का डायरेक्टर बना दिया जाएगा. ए मेक्स द स्टेटमेंट ऑन इंफॉर्मेशन डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम सी. और ए ने ये बात बी को इसलिए बोली क्योंकि सी ने ए को ये बात बताई थी. मतलब ए ने जो बी को बात बताई है वो खुद उस बात को सच समझता है. स्टेटमेंट अमाउंट्स टू मिस रिप्रेजेंटेशन. The information received by A was false. He believed it to be correct. On his positive statement, B entered into contract. Contract was caused by misrepresentation. ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, पक्का शो. तो एसेंशियल्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन आप पढ़ लीजिए, कोई इतना वो नहीं है. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन. कॉन्ट्रैक्ट इज कॉज्ड बाय कोर्शन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन. सच अ कॉन्ट्रैक्ट आर वॉइडेबल. हम ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं. वॉइडेबल क्या होता है मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है. आइए, हाउएवर if the contract is caused by fraud or misrepresentation, the party may insist that the contract should be performed and that it should be put in the same position in which he would have been if the presentation made had been true. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन से वो भी वॉइडेबल ही है, लेकिन एक ये एडिशनल पॉइंट जो इसके अंदर आपको दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बड़े ध्यान से देखिए कि यहाँ पर पार्टी जो है वो इंसिस्ट कर सकते हैं कि हमें उसी पोजीशन में लाके दोबारा खड़ा करो कि अगर ये बात जो आपने बताई थी वो सच होती तो. ये क्या है, ध्यान से देखिए. सपोज ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची. ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची और ए ने जो बी को प्रॉपर्टी बेची, ए ने उस पर कुछ लोन ले रखा था, कुछ चार्ज क्रिएट कर रखा था. बट ए ने जब बी को प्रॉपर्टी बेची तो बोला इस पर कोई लोन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है. लेटर ऑन हुआ क्या, बैंक वाले बी को परेशान करने लग गए. तो यहां पर बी, ऑब्वियसली ए ने बी के साथ फ्रॉड किया. ही मेक्स अ स्टेटमेंट विच ही डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू. उसने फ्रॉड किया है. बट इंस्टेड की बी ए को बोले कि अपना मकान वापस ले, मेरे पैसे वापस कर. तो बी यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी जो उसके पास है, एज सच अभी तक हमने क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कैंसिल. मतलब ए ने अगर बी को झूठ बोला है, अभी तक जो हमने पढ़ा कि ए ने किसको झूठ बोला, बी को, कि प्रॉपर्टी पे किसी भी तरीके का कोई चार्ज क्रिएटेड नहीं है. ठीक है, बाद में पता लगता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन है. तो यहाँ पर इंसिस्ट ऑफ अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट कि बी का मेरा पैसा वापस दे और तो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले. बी कैन ऑप्ट फॉर ऑल्टरनेटिव रेमेडी. इन ऑल्टरनेटिव रेमेडी क्या है कि उसे उस पोजीशन में ही लाके खड़ा कर दिया जाए
जो स्टेटमेंट ए ने बोली थी अगर वो ठीक होती, मतलब ए ने क्या बोला था कि इस मकान पर कोई कर्जा नहीं है, तो ठीक है, बी कैन ऑप्ट फॉर दिस रेमेडी। बी ये डिमांड कर सकता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना, बस आप ए को ये बोलिए कि इस मकान पे जो कर्जा है वो क्लियर कर दे, जो उसने मुझको फ्रॉड करते हुए एक स्टेटमेंट दी थी उसी स्टेटमेंट को अब वो सत्यवचन बना दे। बात समझ में आ गई? पक्का? नहीं समझ में आई पॉज करके एक बार दोबारा देखो, समझ में आ जाएगी, वैसे आ जानी चाहिए 99.9%। देखिए जरा, I fraudulently informs B that A's state is free from encumbrance। ए ने फ्रॉडेंटली क्या, फ्रॉड करके बी को बोला कि उसकी जो प्रॉपर्टी उस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई मोर्टगेज नहीं है। बी देयर अपॉन एग्रीज टू बाई हिज स्टेट। बी मान गया ठीक है मैं तेरी प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। द स्टेट इज हाउ एवर सब्जेक्ट टू मोर्टगेज, जबकि उस पर मोर्टगेज था। बी में ईदर अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वॉइडेबल तो है ही, और देखो ऑल्टरनेटिव है ना, और में इंसिस्ट फॉर द मोर्टगेज डेट रिडीम्ड, कि भैया तू मोर्टगेज इसकी रीपे कर दे। ये देखो क्या लिखा होता, अब पढ़ो इस लाइन को। हाउएवर इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, द पार्टी मे इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड एंड दैट ही शुड बी पुट इन द सेम पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन इफ द प्रेजेंटेशन मेड हैड बीन ट्रू। इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग यू कैन टेक दिस रेमेडी ऑल्सो। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई। कंसेंट वॉज कॉज बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और साइलेंट विच अमाउंट्स टू फ्रॉड। हाँ, लेकिन ये रेमेडी भी ब्लंटली अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते समय आपके पास सफिशिएंट मींस थे फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन को ढूंढने के, और आप नहीं ढूंढ पाए, तो आप ये प्ली नहीं ले सकते। उसका एक एग्जाम्पल है, नीचे देखिए जरा। A by a misrepresentation leads to B to believe erroneously that 750 tons of sugar is produced per annum at the factory of A। A ने B को ये विश्वास दिला दिया कि उसकी A की फैक्ट्री में हर साल 750 टन शुगर का प्रोडक्शन होता है। B examines the accounts of the factory which should have disclosed that only 500 tons have been produced if ordinary diligence had been exercised by the buyer। अगर बी ने अकाउंट्स देखे और अगर वो हल्के से भी तरीके से देखता तो उसे समझ में आ जाता कि 500 टन ही की मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकती है, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। अब बी ने क्या किया, अकाउंट्स देखे ऊपर से और अवॉइड कर दिया। यहाँ पर अब बी ये नहीं कह सकता मेरे साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुई, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, क्योंकि बी के पास ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सफिशिएंट टाइम था, सफिशिएंट सबूत थे जिसको वो देख सकता था और सच का पता लगा सकता था। बी परचेज द फैक्ट्री इन द सर्कमस्टांसेस बी कैन नॉट रेप्यूडिएट मतलब टू कैंसिल। We cannot cancel the contract on the ground of A's misrepresentation। एज की मिसरिप्रेजेंटेशन के ग्राउंड पर वो कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। देखिए अब क्या लिखा हुआ है, कंसेंट वॉज कॉज बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और साइलेंस विच अमाउंट्स टू फ्रॉड। द पर्सन कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ इन ऑर्डिनरी डिलीजेंस। समझ में बात, ऑर्डिनरी डिलीजेंस है अगर वो ट्रुथ पता लगा सकता था। तो अभी तक सब चीज़ समराइज करें जितना भी हमने पढ़ा है यहाँ तक। क्या फ्रॉड क्या है? आप कोई ऐसी बात बोलते हैं जो आपको पता है खुद की झूठ है, जबकि आपको खुद को लगता है सच है और बाद में पता लगता है वो झूठ है, तो मिसरिप्रेजेंटेशन है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। सेकेंड चीज, आप इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टीज को बोल सकते हो कि भैया उसी पोजीशन में खड़ा कर दो अगर वो स्टेटमेंट ठीक होती। बट हाँ, अगर ऑर्डिनरी कोर्स में आपके पास सच ढूंढने का मौका था और आप नहीं ढूंढ पाए तो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा। इसके बाद ये करने की आपको प्लीज़ नोट वाला ज़रूरी नहीं है, डिफरेंस है आपके पास, ये बस अपने यहाँ तक कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में आपको डिफरेंस दिया गया है, इसको एक बार पढ़ लीजिए, एग्जाम में आपसे 4 to 5 मार्क्स के बीच में पूछा जा सकता है, ठीक है। आप देखेंगे तो डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, इंटेंशनल, इनोसेंट, ठीक है, पर्पस इज टू डिसीव, नॉट टू डिसीव, can avoid the contract and claim the damages, can avoid the
हाँ, यहाँ पर एक मिस रिप्रेजेंटेशन में यू कैन नॉट क्लेम द डैमेजेस, फ्रॉड में यू कैन क्लेम द डैमेजेस कंपनसेशन, यहाँ पे हम डैमेजेस नहीं ले सकते। रीज़न भी क्योंकि सामने वाले की खुद उसमें कोई गलती नहीं है, वो उस चीज़ को खुद सच समझता था। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज कंसिडर्ड एज फ्रॉड, जबकि अनइंटेंशनल कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट विच वॉज द नेसेसरी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। तो एक डिफरेंस है, 5 मार्क्स तक आपसे पूछा जा सकता है। होपफुली आपको ये सारी बातें फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की समझ में आ गई। याद क्या करना है इसमें, एक तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, ठीक है। उसके बाद एक ये वाला पॉइंट हाउएवर वाला ये याद रखना है, ठीक है। और एक ये वाले पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखना है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम देख चुके फ्री कंसेंट कब मानी जाएगी, व्हेन इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। 4 चीज़ें देख चुके हैं हम। लास्ट रह गई हमारी क्या, मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर मूव ऑन करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब लास्ट टॉपिक हमारे पास फ्री कंसेंट का मिस्टेक। जो आपको एक चार्ट मैंने बनाया ना, सिर्फ आप इसी को तैयार करोगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मिस्टेक अपने आप में पता लगता है एक अनइंटेंशनल एक्ट। क्या? अनइंटेंशनल एक्ट। अब मिस्टेक जो है वो बेसिकली 2 तरीके से हो सकती है, एज टू लॉ और एज टू फैक्ट। एज टू लॉ और एज टू फैक्ट ये क्या है, ध्यान से समझना। सपोज आपको कोई लॉ की जानकारी नहीं थी कि ये चीज़ करना भी गलत है। सपोज आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन रूल्स कहते हैं कि जो लोकल लॉज हैं वो कहते हैं कि आप 4 से ज़्यादा फ्लोर नहीं बना सकते, और आपने 5 फ्लोर बना दिए। तो यहाँ पर मिस्टेक एज टू लॉ है, ठीक है। और लॉ में भी आपने कौन सा लॉ तोड़ा? इंडियन लॉ तोड़ा। तो इसका कोई आपको एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा कि आप कहोगे जो मुझे लॉ की जानकारी नहीं थी। अब सिंपल रूल बताता हूँ ना, आपने सपोज रेड लाइट तोड़ दी, और रेड लाइट तोड़ दी, आगे पुलिस वाले भैया ने आपको रोका, आपने बोला अच्छा रेड लाइट पे रुकना होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। आपने लॉ की मिस्टेक है, और मिस्टेक वो भी किसकी? इंडियन लॉ की। तो इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा, 100% इन्फोर्सेबल है। आपको कोर्ट ऑफ लॉ में खींच के लेके जाया जा सकता है। इन्फोर्सिबल भी लिख सकते हैं, इनफैक्ट इट कैन बी रिटन एज वैलिड ऑल्सो। वैलिड क्यों? क्योंकि आपको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाया जाएगा, पुलिस वाले भैया आपको छोड़ेंगे नहीं, आपका चालान काटेंगे ही काटेंगे। समझ में? बट अगर मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ है तो इट विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब ये व्हाट इज दिस मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ? लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज मैंने कोई ट्रांजैक्शन करी किसी फॉरेन कंट्री के किसी पर्सन के साथ, कोई मनी की ट्रांजैक्शन हुई, तो इंडियन लॉ को तो मैंने फॉलो किया, जो मेरे इंडियन लॉ फॉलो होने चाहिए थे, जो भी उसके टैक्सेस बनते थे, बट फॉरेन लॉ को फॉलो नहीं किया। तो वहाँ पर फॉरेन लॉ अगर मैंने कोई तोड़ा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फैक्ट क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आपको ये समझना है कि मिस्टेक लॉ से रिलेटेड है, लॉ में भी अगर इंडियन लॉ से रिलेटेड है, आपने इंडियन लॉ तोड़ा है तो आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा, इन्फोर्सेबल है, 100% वैलिड है, आपको उठा के जेल में डाल देंगे, चलान काटना है, फाइन करना जो है। बट एज टू फॉरेन लॉ है देन इट विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एक और एग्जाम्पल दूँ फॉरेन लॉ का। सपोज कोई फॉरनर आया इंडिया में, अब सपोज उसकी कंट्री के अंदर रेड पे रुकना होता है, सॉरी रेड पे चलना होता है, ग्रीन पे रुकना होता है, सपोज उस कंट्री के अंदर, और इंडिया में क्या है, रेड पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है। लेट अस एज्यूम यार, मुझे पता नहीं होता कहीं पर भी, एज्यूम। तो अब कोई फॉरेनर अगर इंडिया में है और यहाँ पर रेड लाइट पे रुकना होता है, तो उसके लिए ये फॉरेन लॉ है। क्या है ये? फॉरेन लॉ। अब उसने रेड देखी, वो तो चल पड़ा, आगे पुलिस वाले भैया ने रोक लिया कि भैया लिया जरा सब कुछ साम ताम झाम। उसने कहा व्हाट, आई डोंट नो, वी हैव टू स्टॉप एट रेड इन आवर कंट्री, वी हैव टू गो ऑन रेड। हो गया भाई, इतने फॉरेन लॉ दी मिस्टेक हुई है, ठीक है। अब इट विल बी कंसिडर्ड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब फैक्ट क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट 2 तरीके की हो सकती है, एक बाइलेटरल और एक यूनिलेटरल। बाइलेटरल व्हेन इट इज फ्रॉम बोथ साइड्स, यूनिलेटरल व्हेन इट इज फ्रॉम सिंगल साइड। अब what is this both side and what is the single side? Let us take an example. अभी मैं इससे तो लिंक करके बाद में दूंगा। सपोज ए ने अपनी गाड़ी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, ठीक है, कार। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो कार जो है गैराज में पड़ी हुई बर्न हो गई। ना ये बात ए को पता है ना ये बात बी को पता है, दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, गाड़ी खरीदनी बेचनी है, सब कुछ फाइनल हो गया। उसी दौरान इनकी गाड़ी जल के स्वाहा हो गई। समझ पाई बात?
अब ना ए को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है ना बी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इट्स फ्रॉम बोथ साइड, तो इट इज़ वॉइड. नीदर पार्टी कैन डिमांड द डैमेजेस कंपनसेशन, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि ये दोनों साइड से. बट सपोज इसी केस में ए अपनी गाड़ी बेचने की बात कर रहे हैं बी से, समझ में आई बात, और ए को पता है उनकी गाड़ी तो जल चुकी, आज सुबह ही जल चुकी, उसके बावजूद वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ये वन साइड सिंगल साइड मिस्टेक है. इट इज़ हाईली इन्फोर्सेबल, इट इज़ वेरी मच वैलिड इन द सेंस दैट बी कैन स्यू द ए, बी कैन स्यू द ए. तो अगर बोथ साइड है तो इट्स वाइड, सिंगल साइड है तो इट कैन बी इन्फोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो मैंने आपको बताया यहाँ पर जो फॉरेन लॉ है इट विल बी कंसिडर्ड मिस्टेक ऑफ फैक्ट. अब जैसे किसी फॉरेनर ने रेड लाइट जंप करी, उसके बाद उसने बोला कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ रेड लाइट पे रुकना होता है, मेरे देश में तो रेड लाइट पे चलना होता है. तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि वेदर रेड लाइट के ऊपर ऐसा लिखा हुआ था, रेड लाइट पे आपने देखा होगा लिखा होता है टू स्टॉप, या साइड में सिग्नल बना होता है रेड पे टू स्टॉप, हाँ लिखा हुआ था. तो फिर गलती फॉरेनर की है, क्योंकि रेड लाइट पे क्लियर इंडिकेशन था रेड मतलब स्टॉप. बट अगर ये इंडिकेशन नहीं था तो फिर बायलैटरल है, गलती सिस्टम की भी है, क्योंकि उन्हें लिखना चाहिए था कि रेड लाइट पे स्टॉप होना है, ग्रीन पे चलना है. तो फॉरेन लॉ उस फॉरेनर के लिए इंडियन लॉ क्या है, एक तरह से फॉरेन लॉ है, और वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह ट्रीट होगा कि गलती दोनों तरफ से हो रही है, गलती सिंगल तरफ से हो रही है. अगर रेड लाइट पे लिखा हुआ था क्या कि रेड का मतलब टू स्टॉप, ग्रीन का मतलब टू गो, और तब भी उसने तोड़ा, तो वो यूनिलेटरल है, फिर उसका चालान कटेगा ही कटेगा. बट बायलैटरल है, बायलैटरल इन द सेंस नहीं लिखा हुआ था और वो भी चल पड़ा, तो फिर दोनों साइड से गलती है, वो चालान किस बात का भरेगा. समझ में आई बात. तो फॉरेन लॉ से भी रिलेट करके मैंने आपको एग्जांपल दिया. तो मिस्टेक जो है वो ब्रॉडली दो तरीके की हो सकती है, एज टू लॉ, एज टू फैक्ट. लॉ में इंडियन लॉ इट्स नॉट एक्सक्यूजेबल, इन्फोर्सेबल, 100% वैलिड. फॉरेन लॉ ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट. फैक्ट में बायलैटरल, यूनिलैटरल, बायलैटरल है, वॉइड है, यूनिलैटरल है, इन्फोर्सेबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सिर्फ इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है. बहुत चीज़ें आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेंगी, बट वेरी मच स्पेसिफिक एंड एग्जाम ओरिएंटेड जो आपको याद रखना है वो सिर्फ इतना ध्यान रखना है. तो यहाँ तक हमारा फ्री कंसेंट जो है वो पूरा का पूरा टॉपिक एकदम ख़त्म होता है. कुछ भी अब हमारा फ्री कंसेंट तक नहीं बचता, सब कुछ हमारा यहाँ तक ख़त्म होता है. और आप समझिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का आप मेजर पोर्शन ख़त्म कर चुके हैं. अब जो बचा है वो बहुत ही लाइट पोर्शन है. थैंक यू सो मच.